ऐसे वैसे डीमन का कोर यहाँ पर काम नहीं करने वाला। तुम्हें अगर कोर चाहिए तो वो वन ऑफ द 72 डीमंस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन का तुम्हें कोर ढूंढना होगा, वरना ये प्रोसेस काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। लो भी समझ जाता है और वैसे भी बहुत सारे डीमंस का मुकाबला आगे फ्यूचर में यूकिम को करना ही है, तो उसे कोर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यूकिम मिस्टर वैंग से गु हांगचुओल के बारे में पूछता है, तो मिस्टर वैंग से पता चलता है कि गु हांगचुओल ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन बोटिस उसको संभाल रहा है। लेकिन आपको इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोटिस को अच्छी तरह से पता है कि बातों को कैसे उगलवाना है। और जब हमारा सीन बोटिस पर जाता है तो बोटिस गुस्से में हमारे गु हांगचुओल को बोलता है कि अच्छा हुआ कि मास्टर ने एक तो पॉन मेरे लिए छोड़ा है। पता नहीं कि मास्टर ने जब से मुझे रिवाइव किया है तो मुझे बिल्कुल एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा तन मन बदन हर जगह दर्द कर रहा है। मुझे भी किसी को पीटना था और मैंने मास्टर से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने दयालु हैं। मुझे क्या पता था कि वो मेरे मन की बात को सुन लेंगे और एक पंचिंग बैग मेरे लिए भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर बोटिस साफ साफ बताना चाहता है कि यूकिम उसे कुछ ज्यादा ही मारता है। बात बात पर यूकिम उसकी कुटाई करता है, लेकिन वो उसका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका मास्टर है। लेकिन अब जबकि गु हांगचुओल उसके हाथ लग गया है तो वो इस मौके का फायदा भरपूर उठाएगा और मिस्टर वैंग गु हांगचुओल से उगलवाने के लिए सब कुछ इख्तियार करेंगे अगर उन्हें करना पड़ा तो। साथ में वो एक क्रीपी सी स्माइल भी देते हैं, जिसे बनहट बहुत ही ज्यादा कूल समझता है, लेकिन बाकी के लोग उस स्माइल से डर जाते हैं। तो अब जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर एकदम परफेक्ट है तो यूकिम टावर को चढ़ने के लिए वहाँ से जाने की इजाजत ले लेता है। इस पे मिस्टर वैंग यूकिम को वार्निंग दे देते हैं क्योंकि 50 फ्लोर बाकी फ्लोर से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इसमें प्लेयर जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो 50 फ्लोर उतना ही टफ होगा। और अगर यूकिम की ही बात चल रही है तो वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए 50 फ्लोर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और जो चीज उस फ्लोर को बाकी फ्लोर से अलग करती है तो वो प्लेयर को स्पेशलाइज्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो एक स्पेशल प्लेयर होता है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही में उसे एक यूनिक एबिलिटी भी मिलती है। तो हो सकता है कि यूकिम को भी एक यूनिक एबिलिटी मिले, लेकिन उसके साथ तो पहले से ही इतनी ज्यादा है, तो ये तो 50 फ्लोर पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। और फिर उसके बाद हमारा अगला सीन फ्लोर 50 के गेट पर पड़ता है, जिसके सामने यूकिम खड़ा होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि इस फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद वो हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सुन पाएगा और उसे खुद के बारे में और उसके फादर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जिसके बाद वो गेट को खोल लेता है और अंदर इंटर कर जाता है। 50 फ्लोर जब यूकिम को चेकआउट करता है तो यूकिम के बारे में उसके साथ एक इन्फो भी नहीं होती और फ्लोर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में यूकिम के ही चर्चे चल रहे होते हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि कोरिया के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इवेंट है, क्योंकि कोरिया के लिए एक पावरफुल प्लेयर को ऑब्टेन करना उनके कंट्री के पावर को बढ़ाने का एक जरिया है। और सरप्राइज की बात ये होती है कि उन सारे कमेंट्स को आंद्रेस अपने फोन पर देख रहा होता है, जिसमें वो इस आजकल की टेक्नोलॉजीज को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद समझता है क्योंकि ये अपनी जगह पर बैठकर यूकिम पर इन्फो कलेक्ट कर सकता है। जिसके बाद आयरन शील्ड गिल्ड के मास्टर आंद्रेस से अपने प्लान को आगे बढ़ाने का पूछते हैं, तो आंद्रेस बताता है कि हमें ये प्लान जल्द से शुरू करना होगा क्योंकि जब तक यूकिम 50 फ्लोर में है तो हमारे लिए इस प्लान को बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती और वही हमारे प्लान में एक कांटा बन रहा है। तो इसलिए हमें जो भी करना होगा वो हमें जल्दी से करना होगा। तो वहीं पर ही दो और अनजान बंदे होते हैं जो कि यूकिम का नाम सुनकर उसका पूरा नाम बताते हैं, जिसे सुन आंद्रेस कहता है कि हाँ, तुम भी तो उसके साथ एक डंजन के रेड पर गए थे ना, तो इसलिए तुम्हें उसके बारे में पता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना हेसु? तो हेसु अगर आप लोगों को याद हो तो ये एक रेड को लेकर डंजन को क्लियर कर रहे थे जिसमें यूकिम भी शामिल था और उस वक्त उसके साथ सिर्फ लो था और उसी रेड में उसे एली भी मिली थी और वो डीमन की एक बड़ी आंख भी बाद में यूकिम को देखने को मिली थी। और हेसु भी यूकिम की ग्रोथ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि पहले तो उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये प्लेयर भी इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जबकि हमारे प्लान में एक कांटा यही बन रहा है तो हो सकता है कि ये एक फेट हो जो कि मुझे यूकिम को हमेशा के लिए खत्म करने का एक सुनहरा मौका दे रहा हो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि लो हमारी यूकिम की बॉडी पर 100% कंट्रोल पा लेता है और यूकिम खुद लो को अपनी बॉडी पर कंट्रोल दिया है क्योंकि वो बॉटिस के सामने नहीं टिक पा रहा था और लो की ही पावर थी जो कि बॉटिस को रोक पा रही थी, वरना बाकी के ईगोस की तो फाइट से हमें पता चल चुका था कि कोई भी बॉटिस की फाइनल फॉर्म के सामने नहीं टिक पा रहा था। यहाँ तक कि माइकल भी और बाकी के जितने भी आर्मी और उनके दो हाई रैंकर्स थे उन सब के तो पैरों तले जमीन घिसक गई होती है। तो लो जब हमारे यूकिम की बॉडी पर 100% कंट्रोल पा लेता है तो अब वो फुल पावर में है और वो एक ही चुटकी में बॉटिस का आधा शरीर उड़ा देता है, जिसको पीछे से ताइचेन और हमारे जब ब्लू ड्रैगन गिल्ड के मिस्टर चाओ देखते हैं तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। ताइचेन ने आखिरी मोमेंट में इस बड़े से मॉन्स्टर को देखा था, लेकिन जब उसने यूकिम पर अटैक किया था तो उसके विंड का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें मजबूरन अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। लेकिन एक लम्हे के लिए सही, लेकिन जब दोबारा उनकी आंख खुली तो आधा का आधा मॉन्स्टर उड़ गया था। और
अगर उसे फाइनल मोमेंट्स में याद हो तो वही मॉन्स्टर यूगिम पर ही अटैक कर रहा था। तो इसी अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे ब्यूटीफुल बियर्ड और मिस्टर चाओ इसी को ही सॉल्व करने में लगे होते हैं। और जहाँ तक हमारे लो की बात है, वो उस बॉटिस की बॉडी को उड़ाने के बाद उसके अब रियल बॉडी को भी ढूंढ लेता है, यानी कि वो बड़ी बॉडी असल में बॉटिस सिर्फ फाइट के लिए ही इस्तेमाल करता है और उसकी रियल बॉडी काफी ही ज्यादा छोटे साइज में होती है। तो लोग ये देख कर कि ये बिल्कुल भी नहीं बदला, ये अपने एनिमीज पर अटैक करने से पहले अपना प्लान भी काफी ही दमदार बनाता है और लोग बड़ी ही स्पीड के साथ उसकी बॉडी के एक हिस्से के आर पार होकर उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेता है। अब रियल बॉडी को पकड़ने के बाद वो बॉटिस से बोलता है, बॉटिस तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी तक एक अच्छा सा और दमदार प्लान बनाते हो और ऊपर से तुम्हारे साथ इतनी स्ट्रेंथ थी, तो इसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। लेकिन ये स्ट्रेंथ और ये जो तुम्हारी IQ है, ये मेरे पर काम नहीं करने वाली और ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और अगर मेरे बदले कोई और होता तो उसको तो तुम कुचल ही देते। तो बॉटिस अपने किंग को अपने सामने देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके मास्टर यहाँ पर खुद मौजूद हैं और वो पूरे के पूरे सिचुएशन को भी अपने मास्टर को एक्सप्लेन करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के बदले हो सकता है मास्टर उसकी जान भी बख्श दे। लेकिन लो जो कि उसकी ये बात सुनने के बाद बॉटिस को बोलता है कि अब तुम ये मत समझना कि एक्सप्लेनेशन के बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और वैसे भी मेरे साथ अपने तरीके भी हैं कि तुमसे कैसे बातें उगलवानी भी है, अगर उसके लिए तुम जिंदा हो या फिर ना हो, क्योंकि मैं कोई आम डीमन नहीं हूँ, मैं किंग ऑफ ऑल डीमन हूँ। अब बॉटिस को ये बात सुनने के बाद अंदाजा हो जाता है कि अब उसके लगने वाले हैं और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज उसकी जान बख्श दीजिए। वो दोबारा अपने किंग पर हाथ उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और अगर वो दोबारा ऐसा करता है या फिर उसके बारे में जरा सा भी सोचता है तो वो खुद अपने हाथों से जान लेगा और वो उसका असल नाम भी रिवील करता है, जो कि लूसीफर होता है, यानी कि लूसीफर है। तो अपना रियल नेम सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बॉटिस को गुस्से के साथ बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, मैं उस नाम को कब का भूल चुका हूँ, मेरा वो नाम अब नहीं रहा, क्योंकि उस नाम को बहुत सालों हो गए कि मैंने उस नाम को अपने से दूर कर लिया है और तुमने ये सब कुछ याद करवा के अपने लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है। बॉटिस तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये कहने के बाद हमारा लो उसको खा जाता है और कैनिबलिज्म भी उसकी एबिलिटी है, तो खाने के बाद उसका कैनिबलिज्म एक्टिव हो जाता है और वो बॉटिस की बॉडी को अपने अंदर यानी कि यूगिम के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉटिस की बॉडी को एब्जॉर्ब करने के बाद और उसकी सोल को एक ईगोफाइड सोल में कन्वर्ट करने के बाद अब आखिरी टास्क रहता है, जो कि यूगिम को अपने दोस्त सियोकवू को ढूंढना है। लेकिन अब जबकि यूगिम की बॉडी पर लो का कब्जा है, तो उसे यूगिम की बात याद होती है कि उसे अपने दोस्त को तो ही ढूंढना था और उसी को ही बचाने के लिए उसने तो इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया था, तो चलो अब उसके लिए ये काम कर ही देते हैं। तो दरअसल हमारी सियोकवू की बॉडी उस बड़े मेंटिस की बॉडी में होती है और बॉटिस ने ये काफी ही तगड़ा प्लान बनाया है, और अगर यहाँ पर लो नहीं होता तो किसी को भी बॉटिस की बॉडी के बारे में पता ना चलता और ना ही सियोकवू की बॉडी के बारे में। तो कुछ ही पलों के बाद पीछे के जितने भी लोग होते हैं वो उस बड़े मेंटिस की बॉडी में कुछ हलचल को फील करते हैं, और कुछ ही सेकंड्स के बाद उस बॉडी को फाड़ता हुआ हमारा लो आ जाता है और उसने सियोकवू को भी अपने हाथों में पकड़ा होता है। अपने गिल्ड लीडर को इस तरह बेहोश होता देखकर पीछे सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर होता है वो जल्दी से सियोकवू की बॉडी को इंस्पेक्ट करने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन उसी बीच एक अजीब सा सीन हमें दिखाया जाता है। हमारी जितनी भी अनडेड आर्मी, लीच और कमांडर हेल है, वो सारे के सारे लोगों को देखने के बाद उसे काफी ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं और उसके सामने घुटने टेक कर बोलते हैं कि वाइस लॉर्ड आपका स्वागत है। तो किसी वजह से हमारे लोगों को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती और वो एक ही नजर से हमारे लीच के सर को ही उड़ा डालता है। लीच मरा नहीं, लेकिन वो उसे घायल तो कर देता है और उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, वाइस लॉर्ड हाँ मैं तुम्हें वाइस लॉर्ड नजर आता हूँ, लगता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी को जानते नहीं हो। वो हमारे लीच को उसके घिरेबान से पकड़कर बोलता है, लीच लीच मैं वाइस लॉर्ड नहीं हूँ, लगता है कि तुम्हें मुझे पहचानने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो बॉडी है इसी को ही वाइस लॉर्ड बोलो, मैं किंग ऑफ ऑल डीमन हूँ। और वैसे भी एक लीच के लिए तुम काफी ही ज्यादा एटीट्यूड रखते हो, और तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम गेट के साथ लिंक हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मेरे साथ काफी ही ज्यादा तरीके हैं कि कैसे किसको मारना है। लीच
डरते हुए और कपकपाती हुई आवाज में लो उसे बोलता है कि मेरी बात का मतलब वो नहीं था, आप हमारे लॉर्ड की बॉडी पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लॉर्ड की बॉडी को वापस कर दे। जो कि सुन लो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीच से गुस्से में बोलता है कि अब एक लीच जो कि मेरा पालतू कुत्ता है वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लीच, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है और तुमने अपने लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को क्रिएट कर लिया है। तो लो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और उसका बिहेवियर क्यों चेंज है? तो इसके पीछे का रीजन उसकी पावर है। वो अपनी पावर को 100% यूज नहीं कर पा रहा था जब उसका यूकिम की बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। तो अब जबकि उसकी 100% पावर आ गई है तो साथ में उसकी मेमोरीज भी आ गई है कि कैसे वो पहले खड़ूस हुआ करता था। ये दरअसल हमारे लोग की इसी तरह ही नेचर है कि वो पहले किंग ऑफ ऑल डीमन जब हुआ करता था तो उसकी इसी तरह ही घटिया किस्म की और जालिम किस्म की पर्सनैलिटी हुआ करती थी। तो लो भी अब अपने होश में नहीं है। जो कि देख हमारा रेन, बर्नहार्ट और एली अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और एली हमारे लो से बोलती है कि लो अब मजाक बहुत हो गया, अब तुम्हें अपनी मास्टर की बॉडी को वापस कर देना चाहिए और अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मुझे बाकी के तरीके भी आते हैं। सिर्फ एली ही नहीं बल्कि बाकी के जितने भी आर्मी और हमारे एंजल्स वगैरह हैं वो भी तैयार होते हैं। अगर लो बात को नहीं मानता तो फिर इन सब की लड़ाई अब लो यानी कि किंग ऑफ ऑल डीमन लूसीफर से होगी। लूसीफर ये देख काफी ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सबको गुस्से में बोलता है, लगता है तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम किसको चेतावनी दे रहे हो और अगर तुम सब मिलकर भी मुझ पर अटैक करोगे तो जरा सोचो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये छोटे बच्चों की तरह अटैक मुझ पर काम करेंगे? लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना तो बनता है क्योंकि कोई भी किंग ऑफ ऑल डीमन की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकता। ये कहकर लूसीफर अपनी थोड़ी सी ही पावर को रिलीज करता है तो हमारी जितनी भी आर्मी, एंजल्स वगैरह और ईगोज वगैरह है सब के सब बेहोश हो जाते हैं। तो अपनी पावर से उन सबको बेहोश करने के बाद लूसीफर सिर्फ एक बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर इन लोगों को मार भी सकती थी और जिस तरह से उसने अपनी पावर को रिलीज किया है तो उसे नहीं लगता कि उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? लूसीफर और हमारे लोग की मेमोरीज जो है वो आपस में क्लैश करने लगती है, यानी कि लोग अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता और जहाँ तक लूसीफर की बात है तो वो तो किसी पर भी रहम नहीं करता। तो एक ही बॉडी में दो अलग अलग किस्म के मेमोरीज क्लैश करने की वजह से लो अपने कॉन्शियसनेस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा लेता है। जो कि देख लूसीफर के आखिरी शब्द ये होते हैं, क्या मैं लूसीफर हूँ? अगर मैं लूसीफर हूँ तो ये लोग मरे क्यों नहीं हैं? जो लोग भी मेरी बात नहीं मानते और मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मेरी पावर से वो सब लोग मेरे पेट में होने चाहिए, लेकिन ये लोग तो जिंदा हैं। आखिर मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? जिसके बाद लो अपनी कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाकर दोबारा अपने आप को एक रिंग की फॉर्म में ले जाता है और वो यूकिम की बॉडी से निकल आता है। लेकिन यूकिम अपने होश में नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गया है और उसे बहुत ही ज्यादा चोटें लगने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। एली अपने मास्टर को इस तरह गिरता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाने ही वाली होती है तो पीछे से एक आवाज आती है कि हमें इसे मारना चाहिए। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? ये बंदा इंसान नहीं है बल्कि ये एक राक्षस है। हमारे साथ अभी भी वक्त है, हम इसे मार सकते हैं। अगर ये उठ गया तो ये दोबारा इसी तरह ही हम पर भी अटैक कर सकता है। ये अपने दोस्तों को ही नहीं बख्श रहा, जो कि इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उन पर भी हमला कर रहा था, उनको भी मारना चाहता था। तो मैं अभी से बता रहा हूँ, इसे मार डालो वरना आगे जाके ये बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बन सकता है। ये बातें और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड के जो लीडर मिस्टर चाओ हैं वही बोलते हैं, क्योंकि यूकिम के इस फॉर्म को देखने के बाद कोई भी डर जाए, लेकिन इसमें यूकिम की भी गलती नहीं है और ना ही लो की, ये लूसीफर की है। लूसीफर की कॉन्शियसनेस हमारे लो की मेमोरीज के साथ क्लैश कर रही थी, जिससे लो को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या ये करना चाहिए या फिर नहीं। लूसीफर की कॉन्शियसनेस ने हमारे लो को दबा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से यूकिम इस तरह का बिहेवियर कर रहा था और अपने सबऑर्डिनेट और आर्मी को भी काफी ही ज्यादा बुरा भला कह गया। तो इस सब मंजर से हमारा मिस्टर चाओ बहुत ही ज्यादा डर चुका है और इसी की ही वजह से वो बाकी लोगों को भी कहता है कि अगर इसको टाइम से नहीं मारा तो ये आगे जाके बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। जो कि सुन हमारी एली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक तो यूकिम उनकी कब से मदद करता आ रहा है और ये नमक हराम उसी को ही मारने का प्लान बना रहे हैं। तो हमारी एली जो कि गुस्से में होती है वो उनको कहती है कि करीब आने के बारे में सोचना भी मत, और अगर तुम करीब आए तो अपनी जान को खो बैठोगे और इसमें तुम्हारी ही गलती होगी।
तो उसी बीच पीछे से हमारा माइकल भी आ जाता है और माइकल लैंड करते ही जब उसकी नजर सामने की सिचुएशन पर पड़ती है तो उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर उसे सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं और किसी बात को लेकर बहस में हैं। दूसरी ओर ब्लू ड्रैगन गिल्ड के मिस्टर चाओ जो कि अभी तक इस बात को लेकर जिद में है कि उनके साथ एक सुनहरा मौका है और यूकिम जो कि एक फसाद की जड़ उनको अब नजर आ रही है, उसको मारने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि यूकिम की सिनिस्टर पावर उन लोगों ने फील कर ली है और उन लोगों को लगता है कि यूकिम अगर पावर को ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो आगे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि वो अपने दोस्तों पर ही अटैक कर रहा था और अपना होश खो बैठने के बाद वो अपने कमांडर्स को भी मारने की धमकी दे रहा था। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा खतरा है और वो लोग इस मैटर को जितना जल्दी खत्म कर सके उतनी ही अच्छी बात होगी। तो उसकी ये वाली बात सुनने के बाद हमारी यूबिन और मिस्टर हाउ इस बात के साथ एग्रीड नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि यूकिम की ही वजह से वो लोग आज जिंदा है और वो ये बात उन लोगों को भी दोहराते हैं कि अगर उन लोगों को जीने का एक मौका मिल रहा है और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकिम की ही वजह से है। और उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए कि मॉन्स्टर्स को भी हैंडल करने में यूकिम ने कितनी मदद की थी और ये वॉर भी यूकिम की ही वजह से खत्म हुई है। अगर यूकिम यहाँ पर ना होता तो वो लोग इस वक्त इस तरह की बहस के लिए जिंदा नहीं बचते। उसकी बात को सुनकर सीएन गिल्ड के जो वाइस लीडर होते हैं उनके मुंह से भी एक शब्द भी नहीं निकलता क्योंकि वो भी कंफ्यूज है कि आखिर वो किसकी साइड लें। लेकिन ब्लू ड्रैगन के मिस्टर चाओ जो कि अभी तक इस बात को लेकर अभी तक एहतिजाज कर रहे होते हैं और मुद्दे पर आने की कोशिश में है कि उनको जल्दी से जल्दी यूकिम को मारना चाहिए। ये सब बातें नॉन स्टॉप अपनी पीछे की टीम को बता रहे होते हैं कि यूकिम इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और वो जब हमारे थाउचेन ब्यूटीफुल बियर्ड से भी उनके राय के बारे में पूछते हैं तो वो अपने मन ही मन में बोलते हैं कि हम जो आज इस वक्त जिंदा है तो मैं इसके लिए यूकिम का बहुत ही बड़ा एहसानमंद हूँ। उसकी वजह से मुझे जीने का दूसरा मौका मिल रहा है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और यूकिम ही इस पूरे बैटल को ही कंट्रोल कर रहा था। ये एक कोल्ड हार्ड ट्रूथ है जो कि हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यूकिम का अपनी पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर वो दोबारा इस फॉर्म में आ गया और वो अपनी पावर को दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टाइम हमारी बारी भी हो सकती है। तो ताओचेन की बातें से तो साफ साफ हमें जवाब मिल जाता है कि वो भी ब्लू ड्रैगन गिल्ड मिस्टर चाओ के साथ एग्रीड है क्योंकि उन्हें भी यूकिम एक बहुत ही बड़ा खतरा लग रहा है। तो इस पूरी कन्वर्सेशन को हमारी एली भी सुन रही होती है जो कि सुन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक ईवल लाफ जो कि हमारा माइकल जब नोटिस करता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब क्या होने वाला है और मिसेस एली को कितना ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और सेंटिस के पावर में कितनी ज्यादा नफरत उसे महसूस हो रही है जिसका अगर वो कुछ चाहे भी तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सामने उसकी अपोनेंट एली है। एली गुस्से में आकर उन लोगों को मारने का प्लान बनाती है और वो इसके बारे में पहले से एडवांस में यूकिम से सॉरी भी बोलती है क्योंकि वो यूकिम के ऑर्डर के बगैर एक्शन ले रही है। लेकिन वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। वो इन लोगों को सबक सिखाना चाहती है कि उनके मास्टर ने ही इन लोगों की मदद की है और इन लोगों की हिम्मत तो देखो, आपको मेरे सामने मारने का प्लान बना रहे हैं। तो इसको तो वो नजरअंदाज नहीं कर सकती और वो गुस्से में आकर अपनी नफरत से भरी हुई पावर को रिलीज करती है। अपनी पावर को रिलीज करने के बाद जितनी भी आर्मी होती है वो उनको पीछे जाने पर मजबूर कर देती है। हालांकि हमारे दो रैंकर्स जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो भी एली की इस नफरत से भरी हुई माना को फील करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक शख्सियत जो कि उस पावर से बिल्कुल भी नहीं डर रही और वो सीधा एली की ओर ही बढ़ रही होती है, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्ट फ्लावर गिल्ड के एडवाइजर है, जिसे देखकर यूबिन कहती है कि ग्रैंडमा आप कहाँ जा रही हैं? ग्रैंडमा सीधा उस पावर के दरमियान में से एली के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। तो एली उस ग्रैंडमा को अपने करीब आते हुए देखकर सीधा अपनी सोर्ड को उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है और गुस्से में बोलती है कि अगर तुमने एक कदम भी और लिया तो तुम अपनी जान को खो बैठोगी और मैंने पहले से ही वार्निंग दे दी है, इससे ज्यादा रहम मैं तुम लोगों पर नहीं कर सकती क्योंकि तुम सबके सब नमक हराम हो और जिसमें भी दम है और जो भी फाइट करना चाहता है मैं रेडी हूँ, मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें तुम लोगों की नानी याद दिला दूंगी। अब एली का गुस्सा हमारी ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा रीजनेबल लगता है क्योंकि ये लोग रिजल्ट के बाद यूकिम को एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मैटर ये नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि यूकिम की जान अब कैसे बचाई जाए क्योंकि यूकिम वहाँ पर पड़ा हुआ ना कोई उसकी हेल्थ की केयर कर रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और कोई भी यूकिम के पास नहीं गया तो यूकिम मर भी सकता है। जब एली को वो ये बात बताती है तो ये बात एली के जहन में भी नहीं आई होती कि उनके मास्टर भी मर सकते हैं। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि इन लोगों को बस सिर्फ मारने का ही सोच रही थी। और मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर हमारी एली से बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना तो ना करो, लेकिन तुम खुद देख सकती हो कि तुम्हारी मास्टर की क्या हालत है। तो अगर तुम चाहती हो तो
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सोड हटानी होगी क्योंकि मैं इस तरह काम नहीं करती। तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है या फिर मैं वापस चली जाऊँ? जिससे एली मजबूर हो जाती है और अब उसे भी ग्रैंडमा की बात माननी ही होगी। तो अब इस बहस से हटकर जब हमारा सीन यूकिम पर पड़ता है तो यूकिम जब अपनी आंखें खोल लेता है तो वो अपने आसपास सिर्फ काला अंधेरा ही पाता है, जिसे देख उसे कुछ अजीब फीलिंग आती है, ऐसा कि जिसे वो पहले भी इस फीलिंग को फील कर चुका है। और ये फीलिंग तभी आता है जब एक बंदा मर के यहाँ पर आ जाता है। तो अगर वो ये दोबारा फील कर रहा है तो इसका मतलब वो मर चुका है। लेकिन लो जो कि उसे जवाब में बोलता है कि बेवकूफ आदमी, आखिर तुम कब इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचोगे? जब भी देखो तुम्हें सिर्फ मरने की ही यादें आती हैं। थोड़ा सा कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो। लो की बात यूकिम को रीजनेबल लगती है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सी अजीब होती है, जिसके बारे में जब वो पूछता है तो लो बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अपने मास्टर को सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन इसके लिए भी उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो जस्ट ये बताता है कि मास्टर, आज जो भी हुआ इसके बारे में मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने वॉइड को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक एक्सट्रीम वॉइड जिसने मेरी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लिया था, उसकी वजह से मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं। लेकिन ये वॉइड वाली फीलिंग मेरी तभी एक्टिवेट हुई है जब मैंने आपकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, जो कि पहले मेरे साथ कभी भी इस तरह नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आज के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा, ताकि जब आप दोबारा उठो तो दोबारा मैं आपकी बॉडी पर कंट्रोल ना पाऊं। और हाँ, एक बात और, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो आप में भी मुझे बहुत ज्यादा वॉइड फील होती है, यानी कि इतनी ज्यादा डार्कनेस जिसमें लाइफ साइन बिल्कुल भी ना हो। बस एक बंदा जो कि काले और घने अंधेरे में बहुत टाइम से रह रहा हो। लेकिन इस बात की मीनिंग पर हमारा यूकिम अब तक नहीं समझा और वो लो से डिटेल में पूछना चाहता है, लेकिन लो का टाइम खत्म हो चुका और लो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी बीच हमें एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताई जा रही, लेकिन हमारा यूकिम उसी के ही ऊपर होता है। अब मौत को छुके दोबारा टक से वापस आकर हमारी यूकिम की जब आंख खुलती है तो उसे देख बनहार्ट और बाकी के ईगोस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब लूसीफर का कंट्रोल यूकिम पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लो ने अपनी मेमोरीज को सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन यूकिम दोबारा उठने के बाद अपनी बॉडी पर जब एक नजर डालता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी हील हो गई है और उसके सामने यूबिन की एडवाइजर भी होती है। तो यूकिम को लगता है कि शायद एडवाइजर ने ही उसकी मदद की है, लेकिन एडवाइजर इस बात को रिवील करके बताती है कि अगर तुम्हें थैंक यू ही बोलना है तो मुझे ना बोलो, मैंने जस्ट इंस्ट्रक्शन दी है और तुम्हारे रियल सेवियर जो है वो तुम्हारी सबऑर्डिनेट है, यानी कि उसका मतलब एली, और तुम्हारे पीछे खड़ा माइकल है। तो इसका मतलब यूकिम आज जो ये जिंदा है ये माइकल और एली की ही मदद से है। लेकिन यूकिम माइकल की ओर देखकर एक बात अजीब नोटिस करता है कि माइकल के अंदर बहुत ही ज्यादा माना हुआ करती थी, लेकिन अब जबकि बैटल भी खत्म हो गई है और बहुत टाइम गुजर गया है तो उसके बावजूद उसकी बॉडी में इतना ज्यादा कम माना क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि जब वो बेहोश हो गया था जिसकी वजह से माइकल में इतनी ज्यादा कम माना बची है? यूकिम इसी को ही सॉर्ट आउट करने में ही लगा होता है। तो उसी बीच वही हमारी एडवाइजर यूकिम से जाते हुए बोलती है कि बेटे, तुम्हारा मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए तो मुझसे जरूर मिलने के लिए आना। तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो डाउट्स तुम्हें तभी पता चलेंगे जब तुम यहाँ से बाहर जाओ। अभी के लिए तुम रेस्ट कर सकते हो और जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। वैसे भी तुम्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता है कि हम कौन से क्लैन से हैं, तो तुम्हें ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी हुई तो यूपिन है, उससे तुम लोकेशन ले सकते हो। तो ग्रैंडमा की इस बातों को सुनने के बाद एक बात तो हमारे लिए क्लियर हो जाती है कि ग्रैंडमा जरूर ऐसा कुछ जानती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही यूकिम जानता है। और अब वो चीज क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगी। लेकिन जाते जाते ग्रैंडमा एक बात को तो आखिर में रिवील कर देती है कि वो यूकिम को जानती है और यूकिम के फादर के बारे में भी जानती है। उन्हें पहले तो ये पता नहीं था कि यूकिम उनके ही बेटे हैं, लेकिन आज ये सब कुछ देखने के बाद और उसकी बॉडी को हील करने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये उसी का ही बेटा है, यानी कि क्रोनोस। तो यहाँ पर पहली मर्तबा हमें यूकिम के डैड के बारे में भी पता चलता है और उनके नाम को भी हमें बताया जाता है जो कि क्रोनोस है। क्रोनोस उसका कोड नेम है और उसका रियल नेम जो है वो किम सेंजिन है, यानी कि यूकिम के डैड भी मर्सनरी हुआ करते थे। और अब मामला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है, क्योंकि अब यूकिम के फादर के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। अब दो मिस्ट्रीज जो कि अभी तक इस सीरीज में क्लियर नहीं हुई है, उनमें से एक यूकिम के फादर के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बता रहा, यानी कि पित्तूसा भी। लेकिन आज उनके फादर का नाम रिवील हुआ है और जहाँ तक हमें यूकिम से पता चला है कि उनके फादर कैसे थे, तो यूकिम को भी कुछ भी याद नहीं है। और दूसरी मिस्ट्री, अगर आप लोगों को याद हो कि यूकिम की मदर जब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हुआ करती थी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा बीमारी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और यूकिम
उनके लिए बहुत ही ज्यादा पैसे कलेक्ट करके उनके हॉस्पिटल के बिल्स को पे करता था। तो उसी टाइम की ये बात है कि एक दिन उनको डॉक्टर ने बताया था कि उनकी मदर ज्यादा टाइम तक नहीं बचेंगी। तो मरते मरते यूकिम की मदर यूकिम को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही यूकिम उसे एलिक्सर पिला देता है, जिसके बाद वो रिकवर कर जाती है और वो मिस्ट्री वही की वही मिस्ट्री ही रह गई। और न ही उसके बारे में उनकी मदर ने दोबारा डिस्कशन यूकिम के साथ की है और न ही यूकिम ने अपनी मदर से इसके बारे में दोबारा पूछा है। तो अब यूकिम की जान आखिर उन लोगों ने कैसे बचाई, क्योंकि यूकिम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब था, क्योंकि एक पूरी सोड उसके पेट के आर पार हो गई थी। तो इसी को ही हमारा माइकल जब यूकिम को बताता है तो माइकल से यूकिम को और हमें पता चलता है कि उसने उसे एक होली फ्रेगमेंट दिया है जिसका नाम होली ग्रेल ऑफ फ्रेगमेंट है। और ये फ्रेगमेंट क्या चीज है, तो माइकल उसे थोड़ा सा डिटेल में यूकिम को बताता है कि ये वैकेंट चर्च ने मुझे ही दिया था और ये वैकेंट चर्च का एक ट्रेजर है जो कि हर वक्त मेरे साथ था, लेकिन अब वो मैंने तुम्हें दे दिया है। तो ट्रेजर का सुन के यूकिम को लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ कप जैसी कोई चीज होगी जिसको ये होली ग्रेल ऑफ फ्रेगमेंट बुला रहा है। लेकिन लो अपने मास्टर की इसी डाउट को क्लियर करते हुए उसे बताता है कि ये कप के शेप का तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि माइकल किसी एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो बर्नार्ड अब उसे एक्सप्लेन करके बताता है कि जब मास्टर बेहोश थे और उनकी बॉडी को ये दोनों हील कर रहे थे तो उसी टाइम माइकल ने अपने हाथ से एनर्जी यूकिम की बॉडी में ट्रांसफर कर दी। तो इसका मतलब वो किसी कप के शेप में नहीं बल्कि एक एनर्जी की फॉर्म में है। लेकिन फिर भी एक ट्रेजर जो कि वैकेंट चर्च ने माइकल को दिया था वो उसने यूकिम को दे दिया है। तो इस काम के करने से उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यूकिम ने किसी और का ट्रेजर अपने लिए ले लिया है। लेकिन माइकल उसे टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि वो ट्रेजर उसके लिए इतना खास भी नहीं है और अगर वो यूकिम को दे रहा है तो वो एक अच्छे से बंदे को सेलेक्ट करके दिया है, यानी यूकिम इस ट्रेजर के लायक है। और अगर आप लोगों को भी इस ट्रेजर के बारे में पता नहीं है तो अगर आप लोगों को याद हो कि इससे पहले माइकल और यूकिम के बीच में एक फाइट हुई थी जिसमें उन दोनों की पावर ज्यादा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमोशन क्रिएट हो सकता था, लेकिन माइकल ने इसी ट्रेजर की मदद से एक बैरियर बनाया था जिससे वो दोनों अपनी फुल पावर को भी अगर इस्तेमाल कर ले तो बाहर के लोगों को किसी किस्म की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। लेकिन एक बात को लेकर हमारा माइकल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और वो हमारे ग्रैनी के बारे में है, मिस द फ्लावर की एडवाइजर। उसी से ही रिलेटेड हमारा माइकल यूकिम को जरा पास्ट की बात बताता है कि जब वो बेहोश था तो उस वक्त क्या क्या हुआ था। तो थोड़ा सा पास्ट में जाने के बाद हमें ग्रैनी और एली को दिखाया जाता है कि जब एली ने अपनी सोर्ड को ग्रैनी की तरफ पॉइंट आउट किया था और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आगे जरा भी नहीं बढ़ना, लेकिन फिर भी हमारी मिस द फ्लावर की एडवाइजर डरती नहीं और वो एली को बताती है कि तुम्हारी ये एंगर वैलिड है, लेकिन अगर तुम इसी तरह ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती रही तो तुम अपने मास्टर को बचा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और तुमने अपनी पावर को बैटल में काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो मेरी बात मानो, अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि अगर और तुम पावर को रिलीज करोगी तो और तुम्हारी पावर यूज होगी और अगर यूकिम को बचाना है तो ज्यादा पावर चाहिए और तुम्हारी पावर की ही मदद से तुम अपने मास्टर को बचा सकती हो। तो अगर मास्टर को बचाना है तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। जो कि सुन मिस द फ्लावर की एडवाइजर की बात से मजबूर हो जाती है और वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके उनकी बात के साथ एग्रीड हो जाती है और तैयार भी होती है कि अब उसे आगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहला ऑर्डर मिस द फ्लावर की एडवाइजर हमारे एली को ये देती है कि अगर तुम अपनी बॉडी को सोट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। तो एली उसकी बात को मानकर अपनी बॉडी को दोबारा सोड में ट्रांसफॉर्म कर देती है और अपने सोड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मिस द फ्लावर की एडवाइजर एली को कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसे सुनकर शायद एली को अच्छा न लगे, क्योंकि एली को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो यूकिम को दोबारा स्टैब करना चाहती है, यानी कि वो एली को यूकिम के बॉडी के आर पार करना चाहती है। जो कि सुन एली थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन मिस द फ्लावर की एडवाइजर उसे फिक्र ना करने का बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वैसे भी एक नया घाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूकिम की बॉडी में एक बहुत बड़ा घाव है। अब इसी सिचुएशन तक हमारा जो माइकल होता है उसे सब कुछ चीजें नॉर्मल लग रही होती हैं, लेकिन इसके बाद ही सही कारनामा शुरू होता है, क्योंकि मिस फ्लावर की एडवाइजर अब माइकल को यहाँ पर आने का बोलती है, क्योंकि यूकिम को बचाने के लिए माइकल की पावर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एली जरूरी है तो उस तरह माइकल भी जरूरी है। तो मिस फ्लावर की एडवाइजर माइकल से कहती है कि उन्हें नहीं पता कि तुम और यूकिम कितने अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों का रिलेशन क्या है, लेकिन तुम्हारे पास वो जो चीज है क्या तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी इस यूकिम की जान को बचाने के लिए तुम्हारी वही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिस फ्लावर की एडवाइजर की बात से हमारा माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की वो बात कर रही है वो वही होली ग्रेल फ्रेगमेंट है और माइकल के अलावा इसके बारे में और कोई भी नहीं जानता। लेकिन सिर्फ एक नजर पड़ते ही मिस फ्लावर के एडवाइजर ने माइकल के साथ वो चीज
नोटिस कर ली, जिससे माइकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक साधारण इंसान के लिए इस चीज को नोटिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर मिस्टर फ्लावर की एडवाइजर ने उस चीज को नोटिस कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो जिस बात से हमारा माइकल बहुत ही ज्यादा परेशान था तो वो यही बात थी कि आखिर मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर, जिससे वो कभी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिला और इस बैटल में ही सिर्फ मिला है, तो उनको आखिर इस चीज के बारे में कैसे पता चला है। और सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि उन्हें ये कैसे पता चला कि अभी भी वो चीज इसके साथ ही है। तो फिर उसके बाद हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और जब ये सारी बातें हमारा माइकल यूकिम को बता देता है तो अभी तक माइकल को ये बात क्लियर नहीं हुई होती कि इनको आखिर उस चीज के बारे में कैसे पता चला और इनको ये कैसे पता चला कि मेरे साथ अभी भी वो चीज मौजूद है, यानी कि उसे हर एक इंसान नोटिस नहीं कर सकता। आखिर ये है कौन? सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि सारे के सारे लोग उनका ये कारनामा देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको भी ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि आखिर इनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और यूकिम भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो भी माइकल से बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस सिचुएशन में मैं खुद भी फंसा हूँ। यानी कि मेरे बात का मतलब ये है कि मैं भी अभी अभी और आज सिर्फ इसी बैटल में ही इनसे मिला हूँ, लेकिन जितनी इन्फो मुझे पता है तो ये मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर है। बस ये बात मुझे सिर्फ यूबिन से ही पता चली है और इनके बारे में मेरे साथ कोई भी डिटेल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक अननोन आइडेंटिटी वाला बंदा हमारी मिस्टर फ्लावर की एडवाइजर नहीं बल्कि यूकिम भी है, क्योंकि यूकिम की रियल आइडेंटिटी के बारे में माइकल को अभी तक खुद भी नहीं पता चला क्योंकि वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम गुजार भी चुका है, लेकिन वो एक एक करके एक नए कारनामे भी दिखा रहा है और ऐसे ऐसे जिसके बारे में उसने कभी भी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर के बारे में नहीं बल्कि यूकिम के बारे में भी माइकल जानना चाहता है और वो उससे पूछता है कि यूकिम, हम दोनों ने काफी ही ज्यादा इकट्ठे टाइम भी बिताया है, इस पूरी बैटल में हम दोनों मिलकर ही फाइट कर रहे थे और अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन हो? क्योंकि ये बात मैं सिर्फ एक ही वजह से बोल रहा हूँ। जिस तरह के मैंने पहले तुम्हें अपने होली ग्रेल के बारे में बताया है कि वो मुझे ही वैकेंट चर्च ने दिया था, तो उस पूरे वैकेंट चर्च में सिर्फ मैं एक वाहिद बंदा था जिसने ये पूरे मुकम्मल तौर से अपने बॉडी के साथ इनहेंस कर लिया था और मेरे अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसे हैंडल करे, क्योंकि मेरी ही बॉडी इसी होली ग्रेल को हैंडल करने के लिए ही बनी थी। लेकिन तुम्हें देने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मेरे अलावा एक और बंदा ऐसा भी है जो कि इस चीज को हैंडल कर पा रहा है और वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छा। यानी कि मैं जब उसे हैंडल करता था तो मैं भी उसे परफेक्टली हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन तुम्हें देने के बाद बिना किसी इशू के तुम इसे पूरी और अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, तो तुम आखिर हो कौन? तो माइकल की बात को सुनने के बाद यूकिम को यूजिन की भी याद आती है कि जब उसने अपनी डिमोनिक आई को एक्टिवेट कर लिया था तो यूजिन भी क्यूरियस थी कि आखिर वो है कौन जिसने एक डिमोनिक आई को एक्टिवेट किया है और आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो यूकिम भी जानना चाहेगा कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है और वो कौन है। तो फिर उसके बाद अब रिवॉर्ड रूम में जाने की बारी है और फिर उसके बाद वो सारे लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं और उनको हमारा मिस्टर हाउ ही इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। और जहाँ तक हमारे यूकिम पर जब सीन पड़ता है तो उसको सिस्टम मैसेज करके बताता है कि क्या अब इस पोर्टल को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जिसको तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। लेकिन जो बात उसे परेशान कर रही है तो वो वही बात है जो कि वो आखिर में लो की नहीं सुन पाया और न ही उसका मतलब पूछ सका। तो दोबारा यूकिम लो को बताता है कि क्या वाकई में तुमने अपनी मेमोरीज खो दी है? लो का जवाब अब भी हाँ में होता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत याद है और उसके लिए उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, लेकिन इसके बारे में वो बाद में बात करेंगे। और यूकिम एली को भी लेकर काफी ही ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि एली की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन लो टेंशन ना लेने का बोलता है क्योंकि एली ने अपनी लाइफ की पावर को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, तो उसको रिकवर करने के बाद वो दोबारा बात करने लगेगी, तो इसलिए यूकिम को टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो उसी बीच यूकिम को साइड से कोई आवाज देता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लू ड्रैगन मिस्टर चाओ ही होते हैं और साथ में उसकी पूरी टीम और ब्यूटीफुल बियर्ड भी होते हैं। मिस्टर चाओ आकर यूकिम को कुछ बात बताना चाहते हैं, लेकिन उस बात को बताने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहे होते हैं और उनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे करके भी वो उसको शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन यूकिम को तो असल वजह के बारे में पता ही नहीं है। तो हमारा बन हार्ट और लो यूकिम को अब सारी बात बताता है कि मिस्टर चाओ उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसको सुनने के बाद वो मिस्टर चाओ के करीब जाकर उन्हें बताता है कि अब आप दोनों इस तरह करके मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। जस्ट मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही फेवर लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है अगर हम उसको भूल जाएं तो ये आप मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान करेंगे और हम दोनों इसके बाद बराबर होंगे। यानी कि यूकिम एक किस्म से धमकी दे रहा है और वो भी मिस्टर चाओ को
ताकि वो बाहर जाकर किसी को भी इस बारे में ना बताए कि अंदर क्या हुआ था। बाद में वो लोग भी टेलीपोर्ट होकर रिवॉर्ड रूम में चले जाते हैं। बर्नहार्ड इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि यूकिम ने उन्हें बख्श दिया है, लेकिन बर्नहार्ड भी लो की तरह बिहेवियर कर रहा होता है। तो यूकिम बर्नहार्ड से बोलता है कि अब दूसरा लो मुझे नहीं चाहिए, एक कम है कि दूसरा भी लो बनने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसके बाद हमारा सीन गांगनाम डिस्ट्रिक्ट पर जाता है, जहाँ पर सारे लोग जब उनका इंतजार कर रहे होते हैं तो एकदम से ही पोर्टल खुल जाता है और पूरी की पूरी टीम उससे बाहर निकल कर आती है। और जितने भी लोग इस रेड में घायल हुए हैं तो उनके लिए ऑलरेडी एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो चुका है। और सियोन सियोक वू की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि वो लोग सही सलामत बाहर आ गए हैं। अगली और यूकिम जो कि शावर लेते हुए सिर्फ एक ही बात के बारे में रिग्रेट कर रहा होता है कि उसे इन दी एंड इस बात के बारे में पता नहीं चला कि आखिर क्यों सियोक वू को किडनैप किया गया था और उसे मारा नहीं गया था। तो यूकिम को इतना क्यूरियस देखकर लो उससे बोलता है कि ये तुम बॉटिस से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि मैंने उसे खा लिया था और वो एक ईगोवाइट सोल में है, तो उसे जिंदा करके हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो यूकिम खाने के बारे में सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लो का इस बात से क्या मतलब है। तो बर्नहार्ड बताता है कि लो ने आपकी बॉडी पर जब कब्जा कर लिया था तो इसने बॉटिस को खा लिया, जो कि सुनने के बाद यूकिम को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि लो आखिर बॉटिस को कैसे खा सकता है, ऐसे गंदी चीज को कौन खाएगा। और वो साइड के टॉयलेट में जाकर अपने आप को जबरदस्ती उल्टी करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो बॉटिस को उल्टी करके बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद हमारा अगला सीन यूकिम के घर पर पड़ता है, जहाँ पर उनकी सिस्टर घर में बैठी होती है और उसने रेन को भी गोदी में लिया होता है और इसी के ही बारे में सोच रही होती है कि रेन कोई साधारण डॉग नहीं है और कोई बेवकूफ ही होगा जो कि मेरे भाई की बात सुनकर उस पर यकीन करेगा, क्योंकि जब भी हमारे यूकिम को किसी काम से बाहर जाना होता है तो वो रेन को भी अपने साथ ले जाता है, जो कि एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो रेन को वापस लाना भी भूल जाता है और उसको दोबारा लाने के लिए बाहर चला जाता है। तो वो आखिर मुझे इतना बेवकूफ समझता है क्या कि मैं उसकी सीक्रेट के बारे में नहीं जान पाऊंगी। लेकिन आखिर इतनी नन्ही सी जान और क्यूट सी चीज को कोई बैटलफील्ड क्यों लेकर जाना चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी मदद से मेरा भाई घर वापस सही सलामत आ सकता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है कि अगर यूकिम ने यह बात उससे क्यों छुपाई। वो उसे रेन के बारे में सीधा सीधा भी बता सकता था, लेकिन द फैक्ट कि उसने इस बात को छुपाया तो वो इसका जवाब यूकिम से खुद उसके मुंह से सुनना चाहती है। और वो तेजी से यूकिम के कमरे की ओर बढ़ जाती है और धड़ाम से उसका दरवाजा खोलकर उससे बोलती है कि भैया आखिर मुझसे इतनी बातों को छुपाने का रीजन क्या है, आखिर आप मुझे समझते क्या है और आपके इस काम का मतलब क्या है। लेकिन जब उसकी नजर सामने यूकिम पर पड़ती है तो यूकिम चैन की नींद सो रहा होता है और उसे देख उसकी सिस्टर जाकर उस पर चादर भी डालकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और यूकिम के सोने से उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और यूकिम वाकई में भी बहुत ज्यादा थक चुका है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह खराटे ले लेकर सोया हुआ होता है। फिर उसके बाद शाम का सीन होता है और यूकिम के फोन पर मिस्टर हाउ की कॉल आती है और मिस्टर हाउ की कॉल को देखने के बाद जब वो उसे उठाता है तो मिस्टर हाउ से उसे सुनने को मिलता है कि उसने एक बढ़िया सी डिनर को तैयार किया है और साथ में मिसेस योबिन भी आ रही है। तो वो चाहते हैं कि यूकिम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाए। तो यूकिम अपने आप को फ्रेश करने के बाद वहाँ पर जाने के बारे में ठान लेता है, लेकिन एक नजर टाइम पर पड़ने के बाद उसे दिखता है कि 6 बज चुके हैं और अगर वो हिसाब लगाए तो सुबह के 10 बजे वो घर आया था, लेकिन अब 6 बज चुके हैं। तो इसका मतलब वो पूरे 8 घंटों के लिए सोया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये सच नहीं होता, क्योंकि लो से उसे पता चलता है कि वो पूरे 30 घंटों के लिए सोया है, यानी कि वो पूरे 1 और आधा दिन सोया है, जो कि सुन यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरा 1 और आधा दिन सोया है तो उन लोगों ने उसे उठाया क्यों नहीं। तो लो और बर्नहार्ड बताते हैं कि रेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और हाँ, लो से यूकिम को ये बात भी पता चलती है कि उसकी सिस्टर भी बार बार आकर यूकिम पर नजर रख के वापस चली जाती थी कि कहीं वो मर तो नहीं गया, जो कि सुन वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों को तो इसके बाद मुझे जगा ही लेना चाहिए था। लेकिन दोबारा उन लोगों का जवाब आता है कि रेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब डिनर पर हमारा सीन जाता है, जहाँ पर मिस्टर हाव, यूबिन और यूकिम होते हैं और उनके सामने काफी ही लजीज और मजेदार दावत भी पड़ी होती है। लेकिन उस दावत को खाते खाते यूकिम सीएन गिल्ड के वाइस लीडर के बारे में भी पूछता है कि आखिर उन्होंने इस डिनर को क्यों ज्वाइन नहीं किया। उसे काफी अच्छा लगता अगर वो भी यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते। तो मिस्टर हाउ के जवाब से हमें और यूकिम को पता चलता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज सीएन गिल्ड को फेस करनी पड़ रही है, यानी कि अगर आसान अल्फाजों में बताऊं तो बहुत ज्यादा लोग सीएन गिल्ड में अपनी जान को खो बैठ चुके हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज सिर्फ सीएन गिल्ड को नहीं बल्कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड को भी फेस करनी पड़ रही है। और सुनने को मिला है कि उन दोनों टीम्स ने अपने मेंबर्स के लिए एक जॉइंट फ्यूनरल का भी बंदोबस्त कर लिया है, तो बाद में हम वहाँ पर भी जरूर जाएंगे, जिसके साथ यूकिम एग्रीड हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बात को मिस्टर
मिस्टर हाउ रिवील करते हैं कि कोरिया में टोटल 5 इस तरह के गेट्स अपीयर हुए हैं और सबसे पहले हमने ही फिनिश किया है, यानी कि बाकी के जितने भी मेंबर हैं जो कि उस पोर्टल को क्लियर करने के लिए रेड पर गए थे, उनसे कोई भी खबर सुनने को नहीं मिल रही कि उन लोगों ने पोर्टल को फिनिश कर लिया है। तो ये सुन के अब वो मैनेजर थाइसेक के बारे में टेंशन ले रहा है, क्योंकि पोर्टल में उन लोगों ने खुद अपने आंखों से कैजुअलिटीज को देख लिया है और उसे मैनेजर थाइसेक के बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। लेकिन यूबिन उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखने के बाद समझ गई है और वो कहती है कि यूकिम, अब ये मत बताना कि तुम उस पोर्टल में भी एंटर करने के बारे में ही सोच रहे हो, क्योंकि हम अभी अभी तो आए हैं और तुम्हारे फेस से मैं बता सकती हूँ कि तुम इसी के बारे में ही सोच रहे थे। तो यूकिम वाकई में इसके बारे में सोच रहा था और मिस्टर हाउ कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी ये काफी ही ज्यादा मुश्किल होगा और तुम्हारी पावर अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल लौट के वापिस से नहीं आई है, तो इस डिसीजन के बारे में दोबारा जरूर सोचना। लेकिन यूकिम जवाब में मिस्टर हाउ को बोलता है कि उसका कोई भी इरादा नहीं है अंदर जाने का, लेकिन मन ही मन में वो अंदर जाने के बारे में ही सोच रहा होता है। तो अब लो और बनहार्ड भी उसे रेस्ट करने का बोलता है और लो तो साफ साफ अल्फाजों में बोल देता है कि अंदर जाना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का है। तो अपने ईगोस की और अपने दोस्तों की बात को सुनने के बाद वो एग्रीड हो जाता है कि वो अंदर नहीं जाएगा। तो टॉपिक को चेंज करते हुए वो अब सियोक वू के बारे में मिस्टर हाउ से पूछता है। तो मिस्टर हाउ से हमें पता चलता है कि सियोक वू को प्लेयर एसोसिएशन के सबसे बड़े सुपरविजन ट्रीटमेंट सेंटर में सबमिट कर दिया है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो किसी वजह से उठ नहीं पा रहा और वो अपने कॉन्शियसनेस को दोबारा रिगेन नहीं कर पा रहा और इसका रीजन डॉक्टर्स को भी नहीं पता। उसको बाहर से भी कोई इंजरी नहीं लगी और ना ही अंदर कोई एक्सटर्नल इंजरी है। तो ये मामला बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और उनको ये भी नहीं पता चला कि वो डीमन आखिर क्यों सियोक वू को किडनैप किया हुआ था और क्यों उसे नहीं मारा। तो अभी के लिए डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं कि सियोक वू के साथ आखिर मसला क्या है। ये सुनकर यूकिम भी अब बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन लो उसे बताता है कि अब उदास होने वाली क्या बात है, अगर इन लोगों को नहीं पता और इसने जैसा बोला कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता तो तुम बॉटिस से क्यों नहीं पूछते। मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि वो एक ईगोफाइट सोल है, तो उसे दोबारा जिंदा करके तुम उससे पूछ सकते हो कि आखिर सियोको के साथ क्या मसला है और उसे कैसे उठाया जाए और उसे क्यों किडनैप किया गया और उसे क्यों नहीं मारा गया। सारे के सारे सवालों के जवाब सिर्फ बॉटिस ही दे सकता है, क्योंकि बॉटिस ने ही ये सब कुछ किया है। जो कि सुन उसी में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि सियोक वू को अब दोबारा जगाया जा सकता है। तो डिनर को अटेंड करने के बाद और लोगों की बातों को सुनने के बाद वो सीधा अपने घर आकर बिना और टाइम को वेस्ट किए पोर्टल को क्रिएट करके उसमें इंटर कर जाता है और पोर्टल में इंटर करने के बाद उसके सामने मिस्टर वेंग उसे दिखाई देते हैं, जो कि यूकिम का ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर वेंग से हमें पता चलता है कि उसे पता था कि अब यूकिम कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जरूर एक राउंड लगाने के लिए आएगा, क्योंकि वो इस चीज को चेकआउट करेगा और या फिर इसी घटने से उसे रिलेटेड किसी काम से आना होगा। तो तब तक जब यूकिम यहाँ पर नहीं आया था तो वो इस खड्डे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था और वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस भी था, क्योंकि पहले जब उसने एक डंजन को एब्जॉर्ब किया था तो फ्लाइंग आइलैंड्स आए थे, लेकिन इस वाले को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एक बड़ा खड्डा देखने को मिल रहा है, जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके इंटरेस्ट को और भी ज्यादा हाई बनाता जा रहा है। तो यूकिम मिस्टर वेंग को इतना ज्यादा काम करते देखकर उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि वो मिस्टर वेंग से कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। लेकिन मिस्टर वेंग टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि उसे अपना काम पसंद है और एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते अगर वो सच बात बताए तो जितनी चीजें इस जगह में ऐड होती हैं तो उसे उतना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यूकिम उसे जिम्मेदार समझ रहे हैं जो कि इस पूरी चीजों को हैंडल कर सकता है और अगर यूकिम को उस पर भरोसा है तो वो उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये कहकर वो अपने काम की ओर जाना चाहता है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने काम से ज्यादा देर तक बाहर इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब उस काम की ओर हमारा मिस्टर वेंग जाता है और जो काम जिसके बारे में मिस्टर वेंग यूकिम को बता रहे थे तो उस पर एक नजर पड़ते हैं, यूकिम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस काम की वो बात कर रहे हैं तो वो दरअसल वही पिरामिड था जिसके काम का जिम्मा रोजर को दिया गया था। लेकिन अब जबकि रोजर जिंदा नहीं है तो मिस्टर वेंग ही उसे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो पिरामिड कम लेकिन एक एडवांस आर्टिफिशियल बिल्डिंग जरूर है, जो कि एक क्रेजी डिजाइन में बना है। यूकिम तो हैरान ही होता है, साथ में लोग कहता है कि ये बंदा वाकई में एक क्रेजी भुड्डा है, इसका दिमाग इन चीजों में कुछ ज्यादा ही चलता है। इस बात से तो ये कंफर्म हो जाता है कि पाइमोन ने इसे अपना डिसेंडेंट क्यों बनाया हुआ था। इसके बाद यूकिम उस खड्डे में इंटर कर जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो अपने सामने उस बड़े से बॉटिस की बॉडी को देखता है तो यूकिम को भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिस तरह के लो ने उस वक्त बताया था कि ये एक टेरिटोरी वॉर है जिसमें जो भी जीतेगा तो वो हारने वाले के हर एक चीज पर कब्जा कर लेगा, यानी कि हर एक चीज को। तो इंटर करते करते लो ने बताया था कि वो बड़ी बॉडी भी यहाँ पर होगी और लो की बात सच निकली, वो बॉडी यूकिम के सामने ही होती है। उस बॉडी को देखकर यूकिम लो से बोलता है कि अब इसके आगे क्या करना है, तो लो उसे गाइड करके बताता है कि बॉडी के करीब
करीब जाओ और सिस्टम को एक्टिवेट करो। तो वो वैसा ही करता है और सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि इस चीज के लिए तुम्हें एक ईगो को चुनना होगा। तो तुम कौन से ईगो को चुनोगे? तो ये बॉटिस ही है और इसमें बॉटिस के ही ईगो चाहिए। तो जो कि बॉटिस के ही ईगो को सेलेक्ट करता है और फिर उसके बाद दोबारा एक बड़ा सा ककून बनना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल उसी शेप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिस तरह के उसने पहले टेरिटोरी वॉर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो ककून छोटा होने लगता है और छोटा छोटा होके वो गायब हो जाता है। आखिर में एक छोटे से ककून से हमारा बॉटिस निकल आता है जिसका आधा शरीर इंसान और उसका सिर मेंटिस का होता है। जो कि देख बर्नहार्ड बोलता है कि ये तो इंसान है, लेकिन लो उसे डांट कर बोलता है कि बेवकूफ कहीं कि क्या तुम इसके सिर को नहीं देख पा रहे? ये तुम्हें इंसान लगता है? बकवास बंद करो वरना मैं उल्टा सीधा कुछ बोल जाऊंगा बच्चे, और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बर्नहार्ड अपना मुंह तो बंद कर लेता है और बॉटिस जो कि हमारे योगिम को बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हो और वो अपने घुटनों को भी टेक कर योगिम को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट तरीके से बोलता है कि माय किंग, मैं आपके यहाँ पर हर एक ऑर्डर को मानने के लिए हाजिर हूँ। आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपके हर एक ऑर्डर को पूरा करूंगा। उसको दोबारा जिंदा करने के बाद योगिम उससे पहले सॉरी बोलता है कि मुझे माफ करना बॉटिस, कि मैं तुम्हें रिजरेक्ट करके तुम्हें तुम्हारा पहला ऑर्डर दे रहा हूँ, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही ज्यादा जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ। क्या करूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। बॉटिस ये सुनकर के उसका किंग उसे ऑर्डर देने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उसे बोलता है कि माय किंग, आपको हेसिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी ऑर्डर है मैं उसको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तो आप बोल सकते हैं। तो योगिम उसे बोलता है कि चलो, मेरा पहला ऑर्डर ये है कि मुझसे मार खाओ। जो कि सुन बॉटिस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि माय किंग, आपका क्या मतलब है? योगिम डिटेल में बताता है कि मेरे दोस्त को तुमने किडनैप किया था और वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में है और ये सारी की सारी गलती जो है ये तुम्हारी ही है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल तो तुम ही हो और तुम्हें ही मार खानी पड़ेगी। बॉटिस बेचारा जो कि कपकपाते हुए मास्टर को बोलता है कि जरा रुकिए, वो मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था, जिसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन योगिम बोलता है कि तुमने तो बोला कि तुम हर एक चीज करने के लिए तैयार हो, तो इसलिए मैं एक ही बात का आदमी हूँ। और वो उसे पीटना शुरू कर देता है। लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और कहता है कि योगिम, पहली मर्तबा तुमने मेरे दिल को खुश किया है और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो। सिर्फ लो ही नहीं बल्कि बर्नहार्ड भी खुश होता है। वो बॉटिस को पीटता हुआ देखकर योगिम को बोलता है कि मास्टर, आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, हर एक चीज में आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो योगिम बॉटिस को इतना मारता है कि उसे मारते मारते उसे जमीन में धंसा देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन योगिम अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे उसमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। और लो से भी वो बोलता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो गए हो? क्योंकि मैं अभी तक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसे मारना नहीं चाहता। सेम जवाब लो का भी होता है। लो कहता है कि सिर्फ एक बारी नहीं बल्कि बहुत सारे मौके मिल सकते हैं कि हम इसे निरमा वॉशिंग पाउडर से धो ले। सेम जवाब बर्नहार्ड का भी होता है कि आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी के लिए इसे मारना ठीक नहीं है क्योंकि इससे वो मर भी सकता है और हमें बाद में कुछ चीज पता भी नहीं चलेगी। तो अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करते हैं और बाद में इसको मारने का प्लान बनाते हैं। ये सारी बातें जो कि बॉटिस सुन रहा होता है वो थड़ थड़ कांपने लगता है और योगिम उससे बोलता है कि बॉटिस, क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? बॉटिस उठकर उसे बोलता है कि मास्टर, मैं तो पहले से ही आपको सब कुछ बताने के लिए रेडी था, लेकिन आप मेरे जवाब से पहले ही मुझे पीटना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ? तो अब बात मेन मुद्दे पर आती है। योगिम डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आना चाहता है और वो बॉटिस से बोलता है कि बॉटिस, मैं तुमसे एक बात साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि आंद्रेस का प्लान क्या है और आंद्रेस ने तुम्हें ये ऑर्डर क्यों दिया था और तुमने सियोको को किडनैप क्यों ही किया था? अगर तुम्हें किडनैप करना ही था तो उसके पीछे रीजन उसके मारने का क्यों नहीं बनाया? उसे ककून में क्यों बंद किया हुआ था? तो योगिम के इतने सारे सवालों को सुनकर बॉटिस उससे बोलता है कि मास्टर, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको लगता है कि ये सारा ऑर्डर हमें आंद्रेस ने दिया है? नहीं, आप इस बात को लेकर गलत हैं, क्योंकि ये ऑर्डर हमें आंद्रेस ने नहीं दिया, बल्कि आंद्रेस ने हमें एक प्रपोजल दिया था, जिसके बाद ये सारा काम हमने खुद ही किया है। आंद्रेस ने हमें अटैक करने का नहीं बोला, उसने जस्ट प्रपोजल दिया है। तो प्रपोजल क्या है? योगिम उससे पूछता है। तो बॉटिस से पता चलता है कि आंद्रेस जब हमारे पास आया था तो उसने एक ही प्रपोजल दिया था कि ह्यूमन की बॉडी पर कब्जा करके अर्थ पर इन्वेड करना है, यानी कि अर्थ पर हमला करना है। जो कि सुन अब पूरी बात को समझ लेता है और
वो इस बात से बहुत ज्यादा डर भी जाता है। लेकिन लो जो कि गुस्से से बोटिस से बोलता है कि बोटिस ये तो सरासर बकवास है, मुझे पता है कि बहुत सारा टाइम गुजरा है लेकिन इसके लिए अभी ये टाइम नहीं है और इस टाइम को आने में बहुत ज्यादा देर लग सकती है। तो आखिर ये आंद्रेस इस बात से कहना क्या चाहता है और क्या आंद्रेस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है? तो बोटिस लो को जवाब देकर बोलता है कि आपकी बात एकदम वैलिड है, पहली बार हमें भी लगा था, लेकिन आप खुद इसके बारे में सोचिए कि अगर ये मुमकिन ना होता तो वो इतने सारे पोर्टल्स को क्यों बनाया है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। जो कि सुन लो चुप हो जाता है, यानी कि उसके साथ इस बात का जवाब नहीं है। और बाद में बोटिस इस बात को भी रिवील करता है कि आंद्रेस ने बताया था कि पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि इसको 100% सक्सीड करने के लिए पाइमोन की लेगेसी की हमें मदद लेनी होगी। जो कि सुन लो और हमारे यूकिम को मिस्टर वेंग के बेटे के बारे में याद आ जाता है, जिसके साथ यूकिम ने पहले भी फाइट की थी और मिन्सू को उससे बचाया था। यानी कि मिस्टर वेंग के पोते को यूकिम ने उसी के ही फादर से बचाया था क्योंकि वो उसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब इस बात को सुनकर लो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है और वो यूकिम से बोलता है कि मास्टर ये सिर्फ ह्यूमन के बॉडी पर कब्जा करने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जिस तरह के मैंने बताया कि जो भी डीमन इस डंजन को ब्रेक करके बाहर जाएगा तो वो अपने 100% पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो कि ह्यूमन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर वो ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करके बाहर चले जाते हैं तो जो डीमन जो कि अपने पावर को 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे तो वो कर पाएंगे, और अगर डीमन अपनी पावर को 100% इस्तेमाल कर ले तो ह्यूमन के लिए उन लोगों को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और वो आसानी से अर्थ पर कब्जा कर सकते हैं। जो कि सुन यूकिम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यूकिम को पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं है कि इसको सक्सीड होने में आखिर उन लोगों के पास कितना चांस है, क्योंकि इंसानियत में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे रोक सकते हैं, जैसे कि लीसियो और हमारे यूजिन। और अगर यही बात चल रही है तो बोटिस भी यूकिम से हारा है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ इस तरह के डीमंस फाइट करे तो वो हार सकते हैं। बोटिस इस बात के साथ टोटली एग्रीड करता है, लेकिन उन प्लेयर के लिए जो कि बोटिस जैसे डीमन को हरा नहीं पा रहा है और उसके कब्जे में हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे बचाएंगे? उनकी बॉडी पर तो हम कब्जा कर सकते हैं और इन्वेड भी कर सकते हैं, और क्या आपको पता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कब्जा नहीं कर सकते तो हम वीक को भी तो कब्जा कर सकते हैं। और आखिरी बात ये आंद्रेस ने हमें बताई थी कि इंसानियत में एक प्लेयर ऐसा भी है जो कि आंद्रेस के प्लान को पूरा करने में उसकी हर मुमकिन मदद करेगा, यानी कि अगर उसे बॉडी भी चाहिए तो वो उसे देगा। जो कि सुन अब यूकिम भी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक आंद्रेस ने कुछ ऐसा प्लान बनाया होता है जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन से भी हाई है। और जिस प्लेयर के बारे में आंद्रेस ने बोटिस को बताया था तो वो शायद अमेरिका में रहता है, तो हमें पता है कि वो बंदा कौन है, लेकिन हमें यह अभी तक नहीं बताया गया कि यूकिम को पता है कि वो डीमन आंद्रेस ही है। और लो का भी हमें ये नहीं पता कि जिस डीमन को उसने क्लॉक में देखा था तो वो आंद्रेस ही है। तो यहाँ पर एक मिस्ट्री है, लेकिन उस मिस्ट्री को हमें एक्सप्लेन करके अभी नहीं बता रहे। उस सीन के खत्म होने के बाद हमारा सीन हमारे मिस्टर वेंग और यूकिम पर पड़ता है, जहाँ पर मिस्टर वेंग ये सामने की बिल्डिंग के बारे में हमारे यूकिम को पूरी बात बता रहे होते हैं कि ये किस इंटीरियर से बना है और इसको बनाने के बाद वो क्या क्या करना चाहते हैं और ये किस चीज के लिए बनाया है। और वो उन कार्स को भी यहाँ पर स्टोर करने की एक जगह भी बना रहा है जो कि वो यूकिम को दिया है। तो पूरी की पूरी जो कि आपकी चीजें हैं वो इन सब को इस बिल्डिंग में स्टोर कर देगा और इसी को ही पॉसिबल बनाने के लिए वो उन सब की मदद ले रहा है। और अगर उसका कोई फेवरेट इंटीरियर या फिर उसका कोई फेवरेट स्टाइल हो तो वो उसे बना सकता है, उसे हेसिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलेगा वो उस डिजाइन को पूरा कर लेगा, चाहे वो जिस शेप, कलर और ऊंचाई में क्यों ना हो। यूकिम भी इस डिजाइन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम किया है, लेकिन इस तरह का स्टाइल उसने कभी भी नहीं देखा और इस तरह के स्टाइल को कंप्लीट करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। तो यहाँ पर पाइमोन के डिसेंडेंट की बात हो रही है। मिन्सू पाइमोन का डिसेंडेंट है और मिस्टर वेंग पाइमोन का डिसेंडेंट रह चुका है, तो उसके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस और स्किल है। और इसके साथ साथ उन लोगों के साथ मैजिक और इस जगह में जितनी भी मैजिकल आइटम्स है वो भी है। तो हम इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अर्थ के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इस डंजन में जितनी भी मैजिकल मटेरियल्स और चीजें हैं उसी की ही मदद से हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो ये पॉसिबल भी है और इसमें हर एक चीज को भी ऐड किया जा सकता है। और हमारे मिस्टर वेंग इस बिल्डिंग को लेकर अपने रियल इंटेंशंस को भी रिवील करते हैं कि वो इस बिल्डिंग को इतना ज्यादा ऊंचा लेकर जाना चाहते हैं कि वो इसे उस ऊपर आइलैंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जो कि सुन लोग कहता है कि ये भोड़ा आदमी तो एकदम क्रेजी है, ये ऐसी बातें बोल रहा है जो कि करना मुश्किल है, लेकिन ये अब तक इतनी चीजें कर चुका है जो कि कभी मैंने भी नहीं सोची। तो ये बात एकदम वैलिड है। और इस टावर को बनाने के बाद नाम भी तो रखना है, तो वो इसका नाम यूकिम टावर रखेंगे। जो कि सुन यूकिम बोलता है कि क्या आप इस नाम को दोबारा रिकंसिडर कर
सकते हैं, दोबारा सोचिए, ये नाम अच्छा नहीं है। तो लो बोलता है कि तुम भी कभी कुछ नाम ऐसा वैसे रखते हो कि वो रिकंसिडर के लायक होते हैं, लेकिन तुम किसी के सुनते ही नहीं हो। बर्नार्ड भी अपने डैड यानी कि मिस्टर वेंग की बात के साथ एग्रीड होता है कि ये नाम अच्छा है, और मास्टर भी कुछ अजीब और गरीब नाम रखते हैं और ये नाम उनके नाम से तो बेटर ही है। तो अब इस चीज के लिए यूकिम यहाँ पर नहीं आया, ये तो मिस्टर वेंग भी समझ जाता है। तो वो अब मेन मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जिसके लिए यूकिम यहाँ पर आया है। तो यूकिम जैसे ही बताने वाला होता है तो हमारा सीन पास्ट में थोड़ा सा चला जाता है, जहाँ पर जब बोटिस ने उन लोगों को बता दिया कि अमेरिका में एक ऐसा बंदा भी है जो कि आंद्रेस को उसके प्लान को पूरा करने में हर मुमकिन कोशिश करेगा, यानी कि उसे अगर बॉडीज की भी जरूरत पड़ी तो वो बंदा उसे बॉडीज भी देगा। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी ऐसी शख्सियत है जो कि पूरी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है, और अगर एक बार उन लोगों का हाथ भी उन लोगों पर पड़ गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि जब भी डीमन एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा कर लेता है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये डीमन है या फिर इंसान, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से छुपा सकते हैं। और अगर उनका हाथ उन बड़े इंडस्ट्रीज के प्राइम मिनिस्टर पर भी पड़ गया तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, ना फिर डीमन का पता चलेगा और ना ही इंसान का, और खेल और भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। और एक तो वो अमेरिका में ऐसे बंदे से मदद ले रहा है जो कि बॉडी देने के लिए भी तैयार है, तो इसका मतलब वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भी एक हाई पर्सनैलिटी का बंदा हो सकता है। ये सारी बातें वो बोटिस पर बैठकर लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है, और सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यूकिम कोई डिटेक्टिव नहीं है कि उन्हें पता चले कि आंद्रेस के प्लान्स क्या है। यानी कि अगर वो इस मैटर के बारे में जितना भी सोचे तो इससे वो ये पता नहीं लगा सकते कि इस प्लान को करने से आंद्रेस को क्या मिल सकता है। तो इसलिए इस बात को पूरी तरह से जानने के लिए और आंद्रेस के प्लान के बारे में जानने के लिए यूकिम को उन्हें दोबारा रिजरेक्ट करना होगा। और रिजरेक्शन किसकी? तो वो हमारे विस्टन वैंग और मिन्सू के फादर यानी कि चाई वैंग को दोबारा रिजरेक्ट करना होगा, क्योंकि वही एक वाहिद बंदे हैं जिससे यूकिम को आंद्रेस के बारे में पता चल सकता है कि उसका प्लान क्या है और वो इस प्लान से क्या हासिल करना चाहता है। और मिस्टर वैंग के बेटे वाहिद एक बंदे थे जो कि पाइमोन के डिसेंडेंट तो थे, लेकिन वो आंद्रेस के लिए काम किया करते थे। तो ये बात मिस्टर वैंग को बताने के बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो उसके ऑर्डर का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि वो उसी का ही तो एक ईगो है। लेकिन यूकिम अपना रिलेशन और मिस्टर वैंग का रिलेशन एक मास्टर और सर्वेंट से कभी भी कंपेयर नहीं करता, वो उसकी फीलिंग्स को भी जानना चाहते हैं। तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाहर अपने पोर्टल से आकर वो मेडिटेट करता है, क्योंकि उसका वेसल डिस्ट्रॉयड हो गया था जब लो ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, और उस ओल्ड ग्रैनी ने उसे थोड़ा करके तो जोड़ लिया था, लेकिन वो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट था। तो उसको चेकआउट करने के लिए यूकिम दोबारा मेडिटेट करना शुरू कर देता है, और जब मेडिटेशन से अपने वेसल की ओर एक मर्तबा देखता है तो उसे नीचे एक बहुत ही बड़ी जाइनोर्मस आंख नजर आती है, जिसे देख वो डर जाता है और बाहर आकर उसकी हालत खराब हो जाती है। लो उसके वेसल के अंदर को देखने के बाद डर जाता है और कहता है कि ये क्या था? ये तो ऐसा दिख रहा था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी मिक्स हो गई है। लो अगर आसान अल्फाजों में यूकिम को समझाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी लूसीफर वाली पर्सनैलिटी ने जब यूकिम के बॉडी पर कब्जा कर लिया था तो उसकी मेमोरीज और लो की मेमोरीज क्लैश कर रही थी। तो उसी को ही मिटाने के लिए और यूकिम को बचाने के लिए लो ने अपने मेमोरीज को सेक्रीफाइस कर लिया था, ताकि वो उठकर दोबारा हल्ला गुल्ला ना मचाए। लेकिन जो चीजें लो ने सेक्रीफाइस करनी थी वो चीजें यूकिम के साथ मिक्सअप हो गई है। यानी कि अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में वो बताए तो जो पर्सनैलिटी लूसीफर वाली पर्सनैलिटी लो इरेज करना चाहता था तो वो यूकिम दोबारा भी गेन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी और उसे एग्रीड होना होगा कि क्या वो लूसीफर वाली पर्सनैलिटी को एक्टिव करना चाहता है या नहीं। और अगर वो एग्रीड करेगा तो यूकिम लूसीफर की फॉर्म में आ जाएगा। और उस पर्सनैलिटी के बारे में आप भी तो जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यूकिम के इरादे तो कुछ और ही होते हैं। यूकिम को जब पता चलता है कि वो दोबारा लूसीफर वाली पर्सनैलिटी को एक्टिव कर सकता है तो उसे दोबारा उल्टी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो लूसीफर की पर्सनैलिटी में था तो उसने बॉटिस को कच्चा खा लिया था, और वो दोबारा इस तरह की गंदी चीज को नहीं खाना चाहता, तो वो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। लोग कहता है कि अब इसको इस तरह भी कंक्लूजन में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसे एक पावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस पर कंट्रोल पाना होगा, तो तभी तुम इसे पावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लगता नहीं कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर डार्क माना बहुत ही ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी उस मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर को ढूंढने का है। जो कि सुन यूकिम को भी बात याद आ जाती है कि उस वक्त मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर ने यूकिम को बताया था कि जब भी यहाँ से बाहर निकलो तो उसके पास जरूर आना, क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती है और यह मसला अभी के लिए खत्म नहीं है। इस मसले को जड़ से खत्म
काम करने के लिए वो बाहर आकर जरूर उससे एक बार तो मिले। लेकिन डार्क एनर्जी ज्यादा होने की वजह से लो चाहता है कि अभी के लिए तो उन लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ करना होगा। ये बैठने से तो अच्छा है क्योंकि उसके अंदर डेथ एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है और लाइफ एनर्जी एकदम खत्म, क्योंकि एली भी नहीं है और ना ही उसमें लाइफ एनर्जी है। तो उसके अंदर अभी के लिए जो एनर्जी है वो डेथ वाली है। तो अभी के लिए उनसे जो भी हो सका वो उस पर ही फोकस करते हैं, जो कि है एली को उठाना। जो कि सुन यूगिम इस बात के साथ तो एग्रीड करता है, लेकिन वो एली को उठाए कैसे? क्या वो उसे मारे? लेकिन वो मारने से तो नहीं उठने वाली और ना ही उसे मारना चाहता है, और वो लो नहीं है कि उसे मार पीट कर जगाया जाए। लो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एहतजाज करने लगता है और कहता है कि उसे ही सिर्फ मार खाना क्यों पड़ रहा है। बर्नहार्ड लो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लो तुम तो एक पंचिंग बैग हो। तो एक सैवेज सा रिप्लाई देकर वो उसका मुंह बंद कर देता है। यानी कि पहली मर्तबा बर्नहार्ड ने लो को जवाब दिया है, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन लो बर्नहार्ड की बात को इग्नोर करते हुए यूगिम से बताता है कि जिस तरह के मैंने बताया कि एली इसलिए सोई हुई है क्योंकि उसने अपनी लाइफ पावर कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली और उसको रिगेन करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर हमें उसे अभी ही जगाना है तो हमें उसे जगाने के साथ साथ इवॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि एली को अपना तरीका तो आता था खुद को इवॉल्व करने का, लेकिन सिस्टम में भी एक तरीका है। तो वो इस एवोल्यूशन के बाद डबल पावरफुल बन सकती है। जो कि सुन यूगिम अब उसे इवॉल्व करना चाहता है और वो इसके बारे में ठान भी लेता है, क्योंकि जितनी एली स्ट्रॉन्ग होगी उतना फायदा यूगिम को भी होगा। तो इवॉल्व करने के लिए जितनी चीजें भी चाहिए वो लोगों की मदद से यूगिम ने ऑब्टेन कर ली है। और जितनी ईगोफाइट सोल उसके साथ है, यानी कि एक तो उसके साथ बॉटिस की ईगोफाइट सोल है, दूसरी चार्ली की और तीसरी उस बड़े से गोल्ड डीमन की, जो कि टेलीकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करता है। तो लोग कहता है कि तुम्हारी बात एकदम ठीक है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही अच्छी ईगोज मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब जो भी ईगो तुम एली के लिए चुनोगे तो उससे एली और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग ईगो तो स्ट्रॉन्ग एली। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको समन भी कर पाएगी, क्योंकि समनिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी भी तारीफें कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो एक चीज में लैग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई होली सोर्ड नहीं है और वो सारी की सारी होली सोर्ड्स का इस्तेमाल भी कर चुका है, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए उन्हें एक होली सोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग कहता है कि अगर उनको एक होली सोर्ड ही चाहिए तो वो ओल्ड वेंग से क्यों नहीं पूछ लेते, उनके पास जरूर इसको सॉल्व करने के बारे में एक प्लान तो जरूर होगा। लेकिन यूगिम अभी तो उससे बात करके आया है और बातों बातों में उसके बेटे को भी रिजरेक्ट करने की बात उसे बताई है, तो वो उससे बात करने में शर्माता है, लेकिन उसके साथ और कोई चॉइस भी नहीं है। और लो भी कहता है कि अगर तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है और तुम्हें ये एक न एक दिन तो करना ही होगा। जो कि सुन यूगिम को ये बात रीजनेबल लगती है और वो इसके साथ एग्रीड भी हो जाता है और मिस्टर वेंग से बात करने के लिए ठान भी लेता है। जब पोर्टल में दोबारा इंटर करके मिस्टर वेंग से इस बात के बारे में डिस्कस करता है तो मिस्टर वेंग का जवाब हाँ में होता है। जो कि सुन यूगिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पहले से ही इतने ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अब वो एक होली सोर्ड भी बना सकता है। तो ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, लेकिन वो ज्यादा नहीं बना सकता। अभी के लिए उसने सिर्फ एक ही बनाई है और वो एक होली सोर्ड नहीं बल्कि एक शेल तो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक सक्सेस है और वो आगे जाकर बहुत सारे होली सोर्ड बना पाएगा। यूगिम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक शेल होगा या फिर एक होली सोर्ड, लेकिन द फैक्ट वो एक होली सोर्ड को बना सकते हैं तो ये एक सक्सेस है। बाद में हार्ट को अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से बुलाता है। हमारा हार्ट यानी कि लीच इतनी तेजी से वहाँ पर आता है और उस सोर्ड को भी अपने साथ ले आता है, जिसे देखकर यूगिम भी हैरान होता है कि मिस्टर वेंग ने लीच को तो बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह टेम कर लिया है। और लीच के स्पीड से हमारा मिस्टर वेंग भी इम्प्रेस है, क्योंकि वो हर एक काम को बहुत जल्दी करता है। तो अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। असल चीज वो सोर्ड है, जिस पर यूगिम नजर डालकर कहता है कि इसने तो वाकई में एक कारनामा कर दिखाया। बाहर आकर उस सोर्ड पर बार बार नजर डाल के उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा कि मिस्टर वेंग एक होली सोर्ड को भी बनाया है। उन्होंने बताया कि ये असली होली सोर्ड तो नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक शेल है, लेकिन इसके अंदर से 100% होली सोर्ड की ही पावर यूगिम को फील हो रही है। जो कि देख यूगिम बोलता है कि अगर इसको मैं रिजरेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या ये एक एंजल बनेगा जिस तरह के हेमियल, आनियल और कैमियल बने हैं। तो लोग बोलता है कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो लोग कहता है कि वो बूढ़ा आदमी तो किसी गॉड से
कम नहीं है जो कि एक एंजल को भी बना सकता है। तो अब लो उससे बोलता है कि चलो अब एली को उठाने की बारी है। बर्नहार्ड भी बोलता है कि चलो अब एली को जिंदा करने की बारी है, लेकिन लो डांटते हुए बर्नहार्ड से बोलता है कि जिंदा नहीं बल्कि जगाना है, वो मरी नहीं है, बात बात पे बकवास करते हो। तो अब सिंथेसाइजेशन के लिए वो 3 ईगोस को चुनता है। एक इवल आई मॉन्स्टर की ईगो को वो चुनता है, दूसरा वो जायगेंटिक मेंटिस की ही बॉडी के ईगो को ही चुनता है और तीसरा चार्ली के ईगो को चुनता है। तो 3 ईगो को वो कुल मिला के एली के एवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बाय एक वो पहला इवल आई के ईगो को सिंथेसाइज करने के लिए बाहर निकालता है। जब वो इवल आई के सिंथेसाइजेशन का ईगो बाहर आ जाता है तो दूसरे नंबर पर वो चार्ली के ईगोफिकेशन की सोल को बाहर निकालता है। तो जब वो सिंथेसाइजेशन के लिए चार्ली के ईगोफिकेशन सोल को बाहर निकाल देता है तो वो तीसरे नंबर पर उस बड़े जाइगेंटिक मेंटिस के ईगो को निकालता है। तो अब 3 ईगोस को वो बाहर निकालकर सिंथेसाइजेशन की फॉर्म में रेडी किया होता है और अब बस उन लोगों को मिक्सअप करने की बारी है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो उस स्वॉर्ड में उसको सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है और साथ में अपनी लाइफ की पावर को भी उसमें ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा तेज चमकने लगती है। और इतनी ज्यादा तेज रोशनी को देखकर बर्नहार्ड बोलता है कि ये तो एक सक्सेस ही होने वाला है। और कुछ ही पलों के बाद हमारी एली दोबारा जाग जाती है, क्योंकि अगर यूकिम एली को ही उस तरह छोड़ता और एली के ही बलबूते पर उसे छोड़ा होता कि वो खुद को रिस्टोर करके दोबारा जाग जाती तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। और अभी के लिए एली को जगाना टॉप प्रायोरिटी बनती है, क्योंकि उसके पावर की मदद से वो थोड़ा बहुत तो उस डेथ की पावर को कंट्रोल कर ही लेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने एली को जल्दी से जगाया है और साथ में उसको इवॉल्व भी किया है। एली दोबारा जागने के बाद तुरंत अपने मास्टर को ग्रीटिंग्स पेश करती है और कहती है कि मास्टर एली आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है। माफ करिएगा, मुझे जागने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो यूकिम एली को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है जो कि एली में उसे पहले नहीं दिखी। अगर वो उसे इवॉल्व भी कर रहा था तो यूकिम ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ही विंग्स उसे दिखाई दे रहे हैं और साथ में वो बहुत ही ज्यादा छोटी भी दिख रही है और ये पहले वाली एली से बहुत ही ज्यादा चेंज है। तो जब वो इसके बारे में एली से पूछती है तो एली बताती है कि विंग्स, अगर आपको विंग्स चाहिए तो मैं उसे बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो पूरी की पूरी विंग्स मैं फाइटिंग के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पर तो मुझे किसी के साथ फाइट नहीं करनी, तो इसलिए मैंने उसे छिपाया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन हमारा यूकिम बोलता है कि नहीं नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। लेकिन अब एक और बात, तुम्हारे ये बालों का रंग क्यों चेंज है? अब बालों के रंग को देखकर एली को समझ में नहीं आता कि उसके बाल आखिर इस तरह के कलर के क्यों हो गए हैं। वो दोनों टेंशन में होते हैं और यहाँ पर हमारा बर्नहार्ड एली के बालों को देखकर उसकी तारीफे पे तारीफे करता जाता है कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो लोग उन दोनों को बोलता है कि बेवकूफ कहीं को, क्या तुम्हें इतना नहीं दिख रहा कि ये मिक्स है? तो मिक्स से हमारे लो का मुराद ये था कि एली एक होली सोड है और होली सोड में होली माना भी होती है, तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सफेद सफेद कलर के होते हैं। लेकिन अब एली एक ऐसी बीइंग है जो कि कभी भी नहीं देखी गई, क्योंकि अब एली में अंदर होली माना के साथ साथ डिमोनिक एनर्जी भी है, तो उसकी वजह से उसके बाल पर्पल हो गए हैं। यानी कि एली एक ऐसी एंजल है जो कि डिमोनिक और होली माना दोनों को इस्तेमाल कर सकती है। लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि रिजल्ट को उसने इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा था, लेकिन रिजल्ट तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी हाई है, तो इसलिए वो एक और चीज को भी टेस्ट करना चाहता है और हमारे यूकिम से बोलता है कि मास्टर मेरी एक बात कान खोल के सुनिए, क्या आप इसके साथ थोड़ी देर के लिए फाइट कर सकते हैं? एक फ्रेंडली फाइट, इसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। और वो ये कहते हुए काफी ही ज्यादा ईवल लाफ भी दे रहा होता है, जो कि सुन यूकिम को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। लेकिन लोग बताता है कि आपको कभी मैंने कोई अच्छी सलाह नहीं दी क्या? मैंने जो भी सलाह आपको दी है उसमें आपका भी फायदा होता है। तो इस पार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें एली की ही पावर्स रिवील होगी, बल्कि इसमें आपकी भी पावर रिवील होगी। तो इस बात का मतलब हमारा यूकिम नहीं समझ पाता। तो लोग उसे बताता है कि जैसे आप एक ईगो को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसकी पावर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रेन की ही पावर को ले ले, आप अपनी बॉडी को पानी में भी, फायर में भी और डार्क एलिमेंटल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरी पावर से आप उड़ सकते हैं और एली की पावर की मदद से आप किसी को भी रेजरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में आपने एक ईगो के साथ लिंक किया है, तो वो ईगो कौन है? तो यूकिम बोलता है कि वो ईगो बॉटिस है। तो लोग इसी के बारे में ही तो यूकिम को बताना चाहता था कि फाइट करते वक्त उसे एली के बारे में भी पता चलेगा और खुद की पावर के बारे में भी पता चलेगा, जो कि हाल ही में ही उसे बॉटिस से मिली है। और अगर वो बताए तो बॉटिस की पावर को जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। अगली और हमारा बॉटिस, जो कि अपनी ही जगह पर बैठकर उसे बहुत ही ज्यादा हिचकियां आ रही होती हैं और वो कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा हिचकियां क्यों आ रही है? क्या मैंने कुछ अच्छा काम किया है? या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यूकिम मास्टर दोबारा मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? मैं होप करता हूँ कि मास्टर ये प्लान ना बना रहे हो, वरना मुझे दोबारा दर्द को झेलना पड़ेगा।